हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 3 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी पार्ट। राइट, सो एचआरडी में हमने काफी सारे सेशन अब तक कर लिए हैं। ऑलमोस्ट ये हमारा लास्ट सेशन होगा। इस सेशन में हम लास्ट की चीजें जो भी अभी बची खुची हैं वो बस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले जो भी सेशंस मैंने लिए थे वो सारे यूनिट 3 से, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, आपके लिए वो बेनिफिशियल होंगे आई एम श्योर। एंड जो भी सेशंस मैंने लिए हैं और जो भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं उन सेशंस में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं वो, क्योंकि उनके बेसिस पे ही थ्योरी है उनके बेसिस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जहाँ पे क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने बीच बीच में बताया है आपको कि कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और किन पे क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैंने बताया है आपको। तो अगर आपने अभी तक वो सेशंस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। एंड अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई सेम लाइक कोड 55 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको बता सकते हैं, दे कैन ऑल्सो अवेल द क्लासेस एंड गेट बेनिफिटेड बाय माय क्लासेस। जो प्रीवियस सेशंस मैंने लिए थे इस चैप्टर से, ये सारे टॉपिक्स मैंने कराए हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं। लेट मी कम टू द पॉइंट एंड लेट मी कम टू द स्लाइड वेयर आई हैव टू स्टार्ट टुडे। ठीक है, सो लास्ट जो हमारा लास्ट सेशन का जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग के अंदर हम आज देखेंगे नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, राइट, सो लेट्स स्टार्ट। Career planning is necessary to achieve the following objectives. So what is the career planning and what is the objective? We'll see here. To attract competent person and to retain them in the organization. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग की जहां पे बात की जाएगी वहां पे आप देखेंगे कि क्या एक पर्टिकुलर इंप्लॉय की क्या नीड होती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है, उनकी नीड को जानेंगे। ठीक है, एंड देन आप देखेंगे कि आपका जो जो फोकस होता है करियर प्लानिंग के अंदर वो ये होता है कि आप इंप्लॉयज को अट्रैक्ट करें, उनको रिटेन करें इन दी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि नए जो हायरिंग आप करते हैं किसी भी पर्सन की, बीइंग एन एचआर, अगर आप हायर कर रहे हैं कंपनी के अंदर किसी भी इंप्लॉय को, तो आप हमेशा सोचेंगे कि वो इंप्लॉय हमेशा ज्यादा टाइम के लिए बना रहे। राइट, इवन जो भी इंप्लॉयज एक्जिस्टिंग इंप्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहे। क्यों? क्योंकि जो नए पर्सन की हायरिंग होती है उसकी ट्रेनिंग में, उसके डेवलपमेंट में आपको कम से कम न्यू हायरिंग में 3 मंथ देना पड़ता है कि वो काम को समझे, प्रोडक्ट को समझे, चीजों को समझे, उसके बाद वो प्रोडक्टिव होता है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो वो समझने में निकाल देता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन जब भी हायरिंग करता है किसी भी इंप्लॉय की, तो वो समझता है कि 3 मंथ्स मुझे इससे कोई इनपुट या फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम ये वो जो उसका लर्निंग फेज होता है वो सिखाने वाला फेज होता है। ठीक है, तो जब पर्सन प्रोडक्टिव होना स्टार्ट होता है, अगर वैसे ही सपोज कंपनी के इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, कंपनी में जो एटमॉस्फेयर बनाया गया, जो पॉलिसीज है वो उसके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, या फिर सैलरी जो आपने ऑफर की थी वो आपने अच्छी नहीं प्रोवाइड की, बट वो उसके पास जॉब नहीं थी, उसने ले ली जॉब। ठीक है, फॉर टाइम बिंग। ये भी बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे इम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं विद इन लाइक ज्वाइनिंग के 3 मंथ्स बाद या 6 मंथ बाद या फिर 1 ईयर की बात करें आप, तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयर का नुकसान होता है, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग में डेवलपमेंट में 3 महीने जो उसने दिए इम्प्लॉय को, उसमें एम्प्लॉयर का तो कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, लर्निंग फेज था। क्योंकि उसके बाद जब वो प्रोडक्टिव होना स्टार्ट हुआ, जब वो थोड़ा काम अच्छा करना स्टार्ट किया, तब तक उसने जॉब को छोड़ दिया किसी भी वजह से। राइट, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की क्या मोटो रहता है, क्या मोटिव रहता है कि जब भी इम्प्लॉयज की हायरिंग हो वो कॉम्पिटेंट हो, पहले तो वो काम, जो भी काम, जिस काम के लिए उसको हायर किया गया है उसमें वो एक्सपर्ट हो, अच्छा हो, उसके अंदर वो स्किल्स हो। और उसके बाद वो हमेशा लाइक हम जब भी ज्वाइन करता है तो एटलीस्ट लाइक 2-3 साल के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन में रहे ही रहे, ताकि जो जो इम्प्लॉय है, इम्प्लॉयर का भी ज्यादा को प्रॉब्लम ना हो न्यू हायरिंग में, क्योंकि वो छोड़ के चला जाएगा, फिर नई हायरिंग करना पड़ेगा, अगेन उसको उतना ही टाइम देना पड़ेगा, न्यू पर्सन को 3 मंथ्स का टाइम देना पड़ेगा। तो उसे ऑर्गेनाइजेशन का कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। तो हमेशा ही जो मोटो रहता है, ऑब्जेक्टिव होता है करियर प्लानिंग के अंदर,
कि ये होता है कि वो अट्रैक्ट करें कॉम्पिटेंट पर्सन को और रिटेन रखें इंप्लॉयज को विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे टू प्रोवाइड सुटेबल प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज टू प्रेजेंट वर्क फोर्स। जो प्रेजेंट वर्क फोर्स है, जो प्रेजेंट इंप्लॉयज हैं, उनको सुटेबल प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। ऐसा नहीं है कि जो आपके एग्जिस्टिंग इंप्लॉयज हैं उनकी प्रमोशन करने के बजाय आप न्यू हायरिंग कर लें। उससे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग इंप्लॉयज होते हैं उनका मोरल डाउन होता है, ठीक है, वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। फिर उनको लगता है कि ठीक है, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं, हम इतने टाइम से इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काम को स्मूथली करते हैं, इफेक्टिवली करते हैं, कॉम्पिटेंटली करते हैं, स्टिल हमारा कोई प्रमोशन नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई लाइक अप्रिसिएशन नहीं है, तो उससे उनका मोरल डाउन होता है, ठीक है। फिर वो रिटेन नहीं रहना चाहते, वो सोचते हैं फिर जॉब ढूंढने लगते हैं इधर उधर। फिर वो जहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, रहते तो हैं, सैलरी भी लेते हैं, लेकिन वो उतना प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है। वो काम, क्योंकि काम नहीं करते, उनका मोरल डाउन हो चुका होता है, वो दूसरी जॉब ढूंढने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान होता है, बट ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं चलता है। बट एट द एंड ये देखा जाता है कि जब भी आप नई हायरिंग करें तो ये देखें कि क्या, और जिस जिस प्रोफाइल के लिए आप हायर कर रहे हैं, हमारे पास एग्जिस्टिंग जो इंप्लॉयज हैं उसके लिए कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। अगर है तो उसको इंटरनल प्रमोशन कर दो। न्यू हायरिंग अगर करनी है तो उसके पोजीशन पे करो, ना कि आप उसकी हायर पोजीशन के लिए करें। जिस पोजीशन के लिए वो प्रमोट हो रहा है उसको प्रमोट कर दो, और जो पोजीशन खाली होती है उसके लिए नई हायरिंग करो, या फिर उसके अगर जूनियर उस काम को कर सकते हैं उनको करो। तो इस तरह से प्रोसेस होना चाहिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोवाइड सुटेबल प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज टू द प्रेजेंट वर्कफोर्स, टू द प्रेजेंट एम्प्लॉयज, यू कैन से, to enable the employees to develop and make them ready to meet the future challenges। और वहां पे क्या बात करेंगे कि जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको आप रेडी करो, उनको मेक करो, उनको ट्रेनिंग के थ्रू या फिर आप गाइड के थ्रू या असिस्टेंस के थ्रू उनको इस तरह से डेवलप करो, उनको इस तरह से ट्रेन करो कि जो भी फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चैलेंजेस आने वाले हैं काम को लेकर के, वो उनको इजिली हैंडल कर पाए और इजिली कर पाए, राइट। विल सी नेक्स्ट टू करेक्ट द मिस्टेक्स इन एम्प्लॉयज प्लेसमेंट। सो हमेशा आप ध्यान देखेंगे कि एम्प्लॉयज की जब हायरिंग हुई है तो कभी कभी क्या होता है कि पर्सन की पर्सनालिटी देख करके, कैंडिडेट की पर्सनालिटी देख करके लाइक हायरिंग हो जाती है। वो हायरिंग जरूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हो। सपोज उसने जो भाव भाव दिखाया, जो जिस तरह से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया, वो ऐसा है ही नहीं, सिर्फ वो रट्टा मार के इंटरव्यू में प्रेजेंट हुआ है, या फिर एक तरह से अपने आप को मेंटेन करके हुआ हुआ है, और जिस प्रोफाइल के लिए आपने उसको हायर किया है वो उसके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है। अगर नहीं है या फिर है तो कम है, लाइक डेवलप्ड वे में नहीं है, जितना इफेक्टिवली उसको करने आना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे वो उसको करेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अब हायरिंग तो हो गई है। सो वहां पे अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, अच्छे डेवलपमेंट की बात करना, उनके जो जो उनकी मिस्टेक हुई है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, राइट। सो टू करेक्ट दी मिस्टेक्स in employment, in employees placement, right। We'll see next to increase the utilization of managerial reserves within an organization, ठीक है। और वहां पे बात करेंगे उनको बढ़ाने की, यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल रिजर्व्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट देखेंगे टू इम्प्रूव मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे जो करियर प्लानिंग का फेज होता है वहां पे इंप्लॉइज के मोटिवेशन की बात की जाएगी, उनके मोरल की बात की जाएगी, ठीक है। ताकि जो भी वो काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के तौर पे, जो भी वो काम कर रहे हैं उनको, अगर उनके सपोज कोई पर्सन काम अच्छा कर रहा है, उसका आउटपुट अच्छा है बाकी अदर एम्प्लॉइज से, तो उसको उसके उसके लिए मैनेजर को चाहिए उसको अप्रिसिएट करे, ना कि बाकी की जो पांच पीपल की जो टीम है, चार बंदे लेनियंट होके काम कर रहे हैं और एक पर्सन अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि टीम का परफॉर्मेंस ओवरऑल, सपोज पांचों अगर अच्छा करेंगे तभी आपका टीम का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लेकिन आप अगर एक कहते हैं कि आप ऑब्जर्व करते हैं, बीइंग अ मैनेजर, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि पांच की टीम है, उनमें से एक पर्सन बहुत डेडिकेटली काम करता है, बाकी चार की वजह से ये टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, तो आप ऐसा नहीं कि उस टीम को ही आप बोलोगे कि नहीं सारे ये टीम खराब है, ठीक है, वो टीम ने प्रोडक्टिव नहीं रही, प्रोडक्शन अच्छा नहीं दिया, बट आप एक एम्प्लॉय जो जिसको आपको लगता है कि आपने उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू जाना है कि उसने अच्छा काम किया, तो आप उसको अप्रिसिएट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, उसका मोरल बढ़ेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना कि इंप्रूव करे मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। जहां पे कुछ इंप्लॉयज लैक करते हैं, मनमानी करते, लेनियंट होते हैं, तो उनको भी आप गाइड करिए, उनको असिस्टेंस दीजिए, उनको आप अपने लेवल
से अपने तरीके से उनको कोशिश करिए समझाने की कि किस तरह से अगर सपोज आप काम अच्छा करेंगे तो आपका ही बेनिफिट है, आपका ही प्रमोशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लीड कर सकते हैं टीम को, राइट। सो विल सी नेक्स्ट, टू रिड्यूस द एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन एंड टर्नओवर। सो अगर आप सारी चीजों पे फोकस कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, आप ट्रेनिंग के पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, उनको हमेशा उनका मोराल हाई रखने के लिए उनको अप्रिसिएट करते रह रहे हैं, तो उससे क्या होता है, रिड्यूस होता है एम्प्लॉयज की डिससेटिस्फेक्शन एंड टर्नओवर भी। जहाँ पे एम्प्लॉयज छोड़ के जाने की बात करते हैं, अगर मैनेजर अच्छा है तो अपने लाइक सूझबूझ से, अपने तरीके से, गाइडेंस से, प्रॉपर असिस्टेंस से, ठीक है, अब लाइक उनको अप्रिसिएट करके उनको रोक सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज की डिससेटिस्फेक्शन है वो भी कम होती है और टर्नओवर भी कम होता है, लोग छोड़ के भी कम जाते हैं। विल सी नेक्स्ट, to maintain age balance while taking employees up the career path. To maintain age balance while taking employees up the career path, right? So we'll see next, the process of career planning. So process क्या है career planning के, हम देखेंगे। The steps in career planning are discussed below. पहला देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री। सबसे पहले जब करियर प्लानिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले आप करियर इन्वेंट्री बनाएंगे कि क्या क्या एक पर्सन के डेवलपमेंट में, उसके करियर की जब आप प्लानिंग करते हैं, उसके डेवलपमेंट में, उसके करियर गोल्स में क्या क्या चीजें आनी आनी चाहिए, क्या क्या चीजें आएंगी, उसकी पहले तो आप एक इन्वेंट्री बनाएंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे। सेकेंड, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल करियर नीड्स, एंड देन आप आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्सन ए की क्या नीड्स है, उसको आगे चलकर कहाँ पर होना चाहिए, उसकी क्या चॉइसेस हैं, वो क्या कहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है करंटली, एंड फ्यूचर में वो कहाँ जा सकता है, आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देन आप करेंगे एनालाइजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज। सो आगे आने वाले क्या अपॉर्चुनिटीज इस पर्सन पर्टिकुलर, सपोज आप एचआर डिपार्टमेंट में किसी एग्जीक्यूटिव की बात करें या फिर ओवरऑल एचआर डिपार्टमेंट में रहने वाले इंप्लॉयज की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि इनका क्या करियर ग्रोथ हो सकता है आगे चलकर। जो रिक्रूटर है उसको आप आगे क्या रोल दे सकते हैं, उसकी क्या करियर करियर में प्लानिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, आप करियर प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अगर आप रिक्रूटर है तो उसको सीनियर रिक्रूटर बनाएंगे। ठीक है, फिर आप उसको उसके अंदर टीम देंगे। ठीक है, तो उसको लीडर बनाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कहाँ पर उनकी नीड्स क्या है और वो कहाँ पर आगे जा सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप एनालाइज करेंगे, अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करेंगे। एंड नेक्स्ट विल सी मैचिंग ऑफ एम्प्लॉयज नीड्स विद करियर अपॉर्चुनिटीज। फिर आप मैच करेंगे कि पर्सन अगर ए है, पर्टिकुलरली किसी फील्ड में, किसी पर्टिकुलर स्किल में वो माहिर है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी क्या नीड्स हैं और जो हमारे सामने आने वाली अपॉर्चुनिटीज है क्या उससे वो मैच कर रहा है, तो आप उनका मैच करेंगे। ठीक है, आप मैच करेंगे एम्प्लॉयज की नीड्स को एंड आने वाले करियर अपॉर्चुनिटीज को। विल सी नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर आप फॉर्मुलेट करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, एंड देन यू विल डू रिव्यू ऑफ करियर प्लान। फिर आप रिव्यू करेंगे करियर प्लान्स को कि ये सारी चीजों करने के बाद क्या होगा, किस तरह से होगा, इसका आउटपुट अगर ये है तो किस तरह से होना चाहिए, सही है या नहीं सही है, ये सारी चीजों पे आप एनालिसिस करेंगे, आप एक रिव्यू करेंगे उस चीज पर। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ करियर प्लानिंग। विल सी बेनिफिट्स ऑफ करियर प्लानिंग हियर। सो विल सी effective career planning helps in realizing the following benefits. We'll see, career planning helps the individual have the knowledge of various career opportunities, his priorities, etc. जहाँ पे आप बेनिफिट की बात करेंगे कि जो करियर प्लानिंग आप करते हैं, करियर प्लानिंग से आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो बेनिफिट्स आर करियर प्लानिंग हेल्प्स द इंडिविजुअल हैव द नॉलेज ऑफ वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज। उससे क्या होगा, उसको कि उसको पता होगा कि आने वाले समय में उसके सामने क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, राइट, एंड उसकी क्या प्रायोरिटीज होंगी, राइट। सो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। देन इट हेल्प्स हिम सेलेक्ट द करियर विच इज सुटेबल टू हिज लाइफ स्टाइल, प्रेफरेंस, फैमिली इन्वायरमेंट, स्कोप फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और वो हेल्प करता है करियर वाइज सुटेबल टू हिज लाइफ स्टाइल, क्या उसके लाइफ, जो उसके सामने अपॉर्चुनिटी आई है, जो जॉब ऑफर आया है, क्या उसके लाइफ स्टाइल को मैच करता है, क्या वो प्रेफरेंस उस चीज को दे रहा है,
फैमिली और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो सुटेबल है। सपोज अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं और आपको ऑफर आ गया फॉरेन का, तो आप वो ऑफर लेने से पहले आप सोचेंगे एक बार कि क्या जब मैं सपोज फॉरेन का ऑफर तो ले लिया मैंने, तो मैं अकेला जाऊं वहां पे, या फिर अकेली जाऊं वहां पे, या फिर फैमिली को भी लेके जाऊं, मेरा यहाँ पे रहना उनके साथ ज्यादा जरूरी है, वो मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर मैं वहां पे जाके अच्छी सैलरी लेकर फिर वहां पे उनको बुला लूंगा, उनको भी यहीं पे सेटल डाउन कर लूंगा। तो आप एक बार देखेंगे आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं इससे, राइट, कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर वो सेल्फ डेवलपमेंट वाली क्वालिटी आ जाती है। ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। विल सी नेक्स्ट, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई टैलेंटेड एम्प्लॉयज हु कैन बी प्रमोटेड। ठीक है, सो ये जो करियर प्लानिंग का जो फेज होता है उससे क्या आपको देखने को मिलता है, उसमें ये देखने को मिलता है कि वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करने में। जो टैलेंटेड पीपल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उनको इजिली आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू द करियर प्लानिंग, एंड दे कैन प्रमोट देम इजिली। ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रमोट द एम्प्लॉय इजिली, यू कैन से। नेक्स्ट, internal promotions, upgradation and transfers motivate the motivate the employees, boost up their boost up their morale and also result in increased job satisfaction. So internal promotion की बात करते हैं वहां पर। ठीक है, करियर प्लानिंग के थ्रू आप देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो कहाँ पे रिलाय करता है, राइट। अगर वो प्रमोशन के लायक है, अगर आपको लगता है वो एफिशिएंट है, एफिशिएंटली काम करता है, उसके अंदर वो स्किल्स हैं, तो जो वैकेंट पोजीशन है जहाँ पे आपको लगता है कि एक नए पर्सन की हायरिंग की जरूरत है, तो आप करियर प्लानिंग के थ्रू आप डिसाइड कर पाते हैं कि नहीं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो खुद उस पर जॉब को टेक ओवर कर सकता है, उस जॉब को ले सकता है, सॉरी बल्कि उसकी जगह पे नई हायरिंग कर सकते हैं। बट जो वैकेंट पोजीशन है, जो मैनेजर की लेवल है, जो सपोज कोई पर्सन सीनियर में एग्जीक्यूटिव की लेवल पे है और उसको आप मैनेजर की पोजीशन पे प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि उस पर्सन के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो आप देख रहे हैं मैनेजर पोजीशन के लिए। तो इंटरनल प्रमोशंस आप देखते हैं वहां पे। ठीक है, आप देखते हैं कि ठीक है इंटरनल प्रमोशन कर सकते हैं। सो इंटरनल प्रमोशन में आपको बेनिफिट मिलता है, अपग्रेडेशन एंड ट्रांसफर मोटिव्स द एम्प्लॉयज में आपको बेनिफिट मिलता है, बूस्ट अप देयर मोरल एंड ऑल्सो रिजल्ट इन इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। तो इससे क्या होता है कि उस पर्सन का आप मोरल बूस्ट अप करते हैं, बढ़ाते हैं, और उसमें क्या होता है, उस पर्सन को जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, क्योंकि इंटरनल जो प्रमोशंस होते हैं ना, उसमें इंटरनल जो एम्प्लॉय, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनका मोरल हाई होता है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इंटरनल प्रमोशन होता है तो जो पर्सन आज लेवल ए पे है उसको आप लेवल ए प्लस पे कर रहे हैं, राइट। तो उससे उसका क्या होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ साथ उसका मोरल भी हाई होगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स अंडर द करियर प्लानिंग। We'll see next, each employee will await his turn of promotion rather than changing to another organization. This would lower employee turnover. इससे क्या होगा कि जो पर्सन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये है कि वो इंटरनल प्रमोशंस करते हैं, तो इट मीन्स कि मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं और करियर अपॉर्चुनिटीज देखने की जरूरत नहीं है, मुझे कंपनी को स्विच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलपमेंट होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जैसे अदर एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता आ रहा है करियर, यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, करियर प्लानिंग के अंडर, तो सारी चीजें उनको जब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन मिल रही है तो उनको जॉब स्विच करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का टर्नओवर नहीं होता है, टर्नओवर कम हो जाता है, एम्प्लॉयज जॉब को छोड़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स। नेक्स्ट देखेंगे, इट इम्प्रूव एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑन द जॉब बाय टैपिंग देयर पोटेंशियल। इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि किसी पर्सन को आप एक पोजीशन देंगे, वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे, उसको आप मैनेजर लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे उसका मोरल हाई होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, सैलरी जहां पे आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है वहां पे आपका मोरल हाई होता है, जो आपके जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस आती हैं, तो पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों ग्रो करता है इंसान। ठीक है, सो इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, और उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस भी हाई हो जाती है इंटरनल प्रमोशंस के थ्रू, राइट। एंड जॉब बाय टैपिंग देयर पोटेंशियल एबिलिटीज एंड स्टिमुलेटिंग देयर पर्सनल ग्रोथ, और उससे क्या होता है, वो अपने पर्सनल ग्रोथ को भी स्टिमुलेट कर पाते हैं। तो सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ करियर प्लानिंग।
ठीक है, विल सी नेक्स्ट. It increases job satisfaction, enhances employees' commitment and creates a sense of belongingness and loyalty to the organization. इससे क्या होता है कि जो existing employees होते हैं, कई बार देखते हैं कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, उनकी पॉलिसीज आपको समझ में नहीं आती हैं, आपको उसका एनवायरनमेंट समझ में नहीं आता है, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ रूल ही नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनके वेलफेयर की बात की जाए, हमेशा नई हायरिंग की बात करते हैं. ठीक है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, जो उनके साथ काफी टाइम से हैं, जो उनके साथ कनेक्टेड हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि वो नई हायरिंग करते हैं. उससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज की बिलोंगिंगनेस है ना, वो खत्म हो जाती है, वो कनेक्ट नहीं कर पाते ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना नहीं बना पाते, उनको ऑर्गेनाइजेशन के काम को अपना काम समझ के नहीं करते हैं वो, उसमें ये चीजें हो जाती हैं. बट इंटरनल प्रमोशंस के थ्रू क्या होता है कि एम्प्लॉयज लॉन्ग टाइम तक सेम ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, और जब सेम ऑर्गेनाइजेशन में सेम जगह पे आप काफी टाइम से रह रहे हैं, काफी टाइम हो गया आपको रहते हुए, तो आप वहां के लिए फैमिली बन जाते हैं, और वो एनवायरनमेंट आपके लिए फैमिली बन जाता है. तो इससे क्या होता है, बिलोंगिंगनेस बढ़ जाती है, एक दूसरे से कनेक्शन बढ़ जाता है. राइट, तो दिस इज द बेनिफिट. Being an integral part of the manpower planning and corporate planning, career planning contributes toward individual development and organizational development and effective achievement of corporate goals. ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गोल्स की बात कर रहे हैं. राइट, सो दीज आर द बेनिफिट्स. राइट, यू कैन से जहां पे आपको एक इंटीग्रल पार्ट समझा जाता है एज एन एम्प्लॉय, यू आर कंसीडर्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. राइट, सो इससे क्या होगा कि आप कनेक्ट कर पाएंगे, आप कनेक्टेड रहते हैं, आपकी जो बिलोंगिंगनेस है ना, वो स्ट्रांग होती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ. ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स. एंड लास्ट देखेंगे, एन ऑर्गेनाइजेशन विल वेल डिजाइंड career plans is able to have a better image in the employment market and it will attract एंड रिटेन कॉम्पिटेंट पीपल. इससे क्या होता है, जो कॉम्पिटेंट पीपल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको वो अट्रैक्ट करते हैं एंड उनको रिटेन कर पाते हैं, उनको लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में ही रख पाते हैं. राइट, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ करियर प्लानिंग. विल सी नेक्स्ट, प्रॉब्लम इन करियर प्लानिंग. सब जब प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होती है करियर प्लानिंग में, हमने बेनिफिट्स तो देख लिया, प्रॉब्लम देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आती है और किस तरह से आती है, किस फॉर्म में आती है. We'll see the limitation of career planning are as follows. Career planning can become a reality only when opportunities for vertical mobility are available. So vertical का मतलब होता है like down to up. ठीक है, सो जब डाउन से अप की बात करेंगे तब आप देखेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे. सपोज कोई पर्सन एसोसिएट लेवल पे है, आप उसको एग्जीक्यूटिव बनाना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव वाला काम देना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव के लिए प्रमोट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव को सीनियर एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव को आप मैनेजर बना सकते हैं. तो अगर आपके पास हिरार्की लेवल की जॉब है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पैन है उतना बड़ा है, तब तो ठीक है. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है, आप प्रमोट ही नहीं कर पा रहे, आपके पास डेजिग्नेशन ही नहीं है, पोजीशन ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो वहां पे फिर दिक्कत होती है, फिर प्रॉब्लम होती है. ठीक है, करियर प्लानिंग में करियर प्लानिंग कैन बिकम अ रियलिटी ओनली व्हेन अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्टिकल मोबिलिटी आर अवेलेबल. ऑर्गेनाइजेशन में वर्टिकल मोबिलिटी मतलब कि आप डाउन से टॉप तक जाने के लिए आपके पास स्कोप है, तभी आपके लिए करियर प्लानिंग इफेक्टिव होगा. ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तभी अब वो इफेक्टिव होगा करियर प्लानिंग. राइट, विल सी नेक्स्ट. इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, चेंजेस इन इन्वायरमेंट फैक्टर्स सच एज government policies towards public sector, development of background areas, etc. influence business and industry. Therefore, career plans for a long period may not be effective. So, इंडिया में के लेवल पे जब बात की जाएगी, जहां पे पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि जो डेवलपमेंट ऑफ बैकग्राउंड एरियाज की बात करेंगे, वहां पे इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड इंडस्ट्री, दैट इन्फ्लुएंसेस बिजनेस एंड इंडस्ट्री. देयरफॉर करियर प्लान्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड, जहां पे करियर जो प्लान्स बनाते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए इफेक्टिव नहीं है, उतने इफेक्टिव नहीं है इंडिया में.
We'll see next. In family business houses, members of family expect to progress faster in their career than their professional colleagues. This limits the effectiveness of career planning in the organization. So कई बार देखते हैं कई ऑर्गेनाइजेशन में कि जो बिजनेस होता है, किसी भी पर्सन ने सपोज एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, तो उसमें जो उसकी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि क्योंकि सबसे पहले जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करेंगे, कोई भी बिजनेस डालेंगे, तो सबसे पहले अपने लोगों को हायर करेंगे उसमें, ठीक है। आप सपोज मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, आपका ब्रदर आपका उसका लाइक सीओओ बन गया, आपकी वाइफ बन गई, आपके उसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गई, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली के लोगों को टॉप पोजीशंस पे रखते हैं, उसके बाद के जो लोग आते हैं लाइक जैसा जिनका लेवल होता है, फैमिली फ्रेंड्स जो भी रहते हैं उनको रखते हैं। तो क्या होता है कि जो आपकी फैमिली होती है, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई रहती है, वो हमेशा फास्ट ग्रो करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में करियर प्लानिंग का जो पार्ट है, करियर प्लानिंग के थ्रू आप वहां पे लैक कर जाते हो, वो आपके लिए फिर उतना इफेक्टिव नहीं रह पाता है वो प्रोसेस। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस लिमिट द इफेक्टिवनेस, तो ये लिमिट करता है, मतलब बांधता है उस इफेक्टिवनेस को ऑफ करियर प्लानिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। विल सी नेक्स्ट। Systematic career planning might become difficult due to favorism and nepotism in promotions, political interventions in appointment. So आप देखेंगे जो systematic career planning might become difficult ड्यू टू फेवरिज्म। आप आपके कौन से फेवरेट हैं, आपने किसी ऐसे पर्सन को बुलाया जो आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके आपके जानने वाले हैं, आपने फेवरिज्म के अकॉर्डिंग करियर प्लानिंग में आपने देखा कि उनको प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। पर्सन ए और बी दोनों हैं, लेकिन आपने अपने नात रिश्तेदार किन कित को किसी को हायर करवाया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आप जहाँ पे प्रमोशन की बात आती है, वहां पे जो पर्सन ज्यादा कॉम्पिटेंट एंड इफेक्टिव है उसको प्रमोट ना करके अपने आपने किन एंड कित को प्रमोट कर दिया। आपने किसी रिश्तेदार को जो आपके साथ काम करते हैं, जिसको आपने हायर करवाया था, ठीक है, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, जबकि वो लेस इफेक्टिव है, लेस कॉम्पिटेंट है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, लेकिन फिर भी आप उसको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वो आपका रिश्तेदार है, क्योंकि आप उसको जानते हैं। या तो आपकी वो बहुत ज्यादा जो हुजूरी कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहा है, जी सर कर रहा है, ठीक है, तो या तो आपका बहुत फेवरेट है, या तो आपको वो जानने वाला है, तो उसके बेसिस पे आप प्रमोशंस करते हैं, ठीक है। जो पर्सन कॉम्पिटेंट होता है, जो पर्सन उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, जॉब के लिए कॉम्पिटेंट होता है, उसको हायर नहीं करते, उसको प्रमोट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर फिर उसमें वो इनफेक्टिव हो जाता है, वो वहीं पर एक बैरियर के का काम करता है, ठीक है, डिस्पाइट देयर करियर प्लान्स एंड डेवलपमेंट इन सच अ जॉब। नेक्स्ट देखेंगे इंटरैक्शन ऑफ करियर इश्यूज विद द इश्यूज ऑफ लाइफ स्टेजेस of the employees and his family, changing needs of employee throughout his life cycle complicate the career issues. So क्या होता है कि जो एक पर्सन होता है, ठीक है, interaction of career issues with their issues of life stages of employees and his families, जो उसकी फैमिलीज की होती है, जो कुछ लोग क्या करते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल चीजों को मिक्स कर देते हैं, उसको सेपरेट नहीं रखते हैं, और उनकी जो चॉइसेस होती है उनको भी एक दूसरे से मर्ज कर देते हैं, उसमें भी वो कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसको मेस्ड अप करते हैं। तो उसमें भी जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो जो करियर डेवलपमेंट का जब पार्ट देखेंगे, जब करियर की बात करेंगे, करियर की चॉइसेस की बात करेंगे, तो इतना ज्यादा मेस्ड अप हो जाते हैं कि वहां पे भी वो जो इंटरेक्शन होता है, जो वो ग्रोथ लेवल होता है, वो वहीं पे खत्म हो जाता है, यू कैन से कि वो स्टॉप हो जाता है। तो वो करियर चॉइसेस में वो कॉम्प्लिकेट करता है, राइट। सो इंटरेक्शन ऑफ करियर इश्यूज विद द इश्यूज ऑफ लाइफ स्टेजेस ऑफ एम्प्लॉइज एंड हिज फैमिली, चेंजिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू आउट, जो एम्प्लॉइज की नीड होती हैं, जो जरूरतें होती हैं थ्रू आउट हिज करियर लाइफ, कॉम्प्लिकेट द करियर इश्यूज, राइट। सो दीज आर द प्रॉब्लम यू कैन से ऑफ करियर प्लानिंग। ये सारी जो चीजें हैं वो बैरियर का काम करती हैं, बाधा का काम करती हैं, ये सारी ही प्रॉब्लम्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करियर प्लानिंग के अंदर आप देखेंगे तो। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द पार्ट यूनिट 3 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमने काफी सारे टॉपिक्स किए जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, और उन पे भी बात की जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर क्योंकि आप थ्योरी पार्ट अच्छे से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो आप क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी पार्ट में स्किप कर देता हूँ या फिर कर देती हूँ, सिर्फ एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज पे फोकस करेंगे, तो भी आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, बिकॉज आप सिर्फ इसका मतलब कि आप बिना समझे पढ़ना चाहते हैं, आप रट्टा मारना चाहते हैं, और रट्टा मार के अगर आप जाते हैं एग्जाम में,
तो आप कभी भी सक्सीड नहीं हो पाते, आप क्रैक नहीं कर पाएंगे एग्जाम, क्योंकि आप आजकल क्या है कि एनटीए ने इतना टफ कर दिया है यूजीसी के एग्जाम को, यूजीसी नेट के एग्जाम को, कि आप उसको लाइक, क्योंकि जो चार ऑप्शंस देते हैं ना बिल्कुल नियरेस्ट ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, आपको सारे ही ऑप्शंस एक टाइम पे ठीक लगते हैं, अच्छा ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है उसमें से। सो बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली रेडी होना होगा। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं की है, थ्योरी पार्ट ठीक से नहीं देखा है, तो आप कभी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। सो एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरी पार्ट देखना पड़ेगा, थ्योरी को समझना पड़ेगा। सो इसीलिए हम ये सेशंस कर रहे हैं, और मैं अभी तक 3 यूनिट्स कंप्लीट करा चुकी हूँ अपने इस चैनल पर। आगे के जो अपकमिंग यूनिट्स हैं, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10, ये सारे यूनिट्स, टोटल 7 यूनिट्स आर लेफ्ट टू स्टडी। सो ये 7 यूनिट पे अभी हम बात करने वाले हैं। अलॉन्ग विद थ्योरी पार्ट विल डू एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज एज वेल, ठीक है, बीच बीच में हम लोग वो भी करते रहा करेंगे ताकि हमारा इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। एक ही चीज को करते रहेंगे तो फिर थोड़ा बोर हो जाएंगे, तो कभी थ्योरी, कभी लाइक पीवाईक्यूज, कभी एमसीक्यूज सॉल्व करते रहेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।